Good morning students, welcome to online classes of Sierra International School. So today we are going to start our next chapter, that is some applications of trigonometry, that is our chapter 9. ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या है, ये चैप्टर जो है वो आपका 8 चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड है. इसमें हमें मेन क्या है कि एक क्वेश्चन गिवन होगा विद स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे. उस स्टेटमेंट को आपको बिल्कुल अच्छे से रीड करना है, अच्छे से उसके थ्रू गो थ्रू हो जाओ. ठीक, उसको एक एक वर्ड आप समझो कि वो कहना क्या चाहता है. ठीक है, मेन इसमें यही है, स्टेटमेंट को हमें अच्छे से समझना है. ठीक, फिर उस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें अपना एक डायग्राम फॉर्म करना है. ठीक है, मेन इसके अंदर यही काम है. उसके बाद आपका सारा का सारा 8 चैप्टर. ठीक, दो चीज़ नहीं है, क्या अपना स्टेटमेंट को समझना है और स्टेटमेंट को समझ के हमें अपना डायग्राम फॉर्म करना है. डायग्राम फॉर्म करते के साथ ही अपना बिल्कुल सिंपल सा अपना 8 चैप्टर आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो बेसिक टर्म्स आती है. एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. सपोज करें कि ए बी हमारे पास एक बिल्डिंग है. ए बी हमने एक बिल्डिंग ले ली. ठीक, एक यहाँ पे एक बॉय है सी पॉइंट के ऊपर. ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया एक बॉय है. ठीक, सी पॉइंट के ऊपर एक बॉय खड़ा हुआ है और वो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है. ठीक, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, इसका मतलब ऊपर देख रहा है. ठीक है, तो उसकी आइज के थ्रू जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, एंगल हमेशा कहाँ से बनेगा, आइज से. ठीक, हम अपनी आइज से ही देखते हैं. तो अगर एक बॉय ग्राउंड पे खड़ा होके कहाँ देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप पे, मीन्स अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो हमारी आइज के थ्रू जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, और हमेशा एंगल फॉर्म करने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहिए. तो उसके लिए मैंने बी को सी से ज्वाइन कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बन गया. तो यहाँ पे जो एंगल होगा, सपोज करो उसको नाम दे दिया मैंने थीटा. ये जो एंगल होगा इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है. ठीक है, ऐसे ही आता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, सपोज कीजिए एक और बिल्डिंग ले लेते हैं हम ए बी हमारे पास एक बिल्डिंग है. ठीक, अब बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पे एक बॉय खड़ा हुआ है. ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है, एक सी पॉइंट पे स्टोन रखा हुआ है और बिल्डिंग के टॉप से वो नीचे की तरफ देख रहा है. ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमारे पास कौन सा एंगल फॉर्म होएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो ए से अगर हम सी की साइड देखेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को बताया कि एंगल फॉर्म करने के लिए हमेशा क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे अभी तक कोई नहीं है. ठीक, तो हम एक इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और ये जो हमारे पास एंगल होगा ना थीटा, ये क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर है तक. ठीक है, यही हमारे पास मेन है. एक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे से ऊपर की साइड देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऊपर से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या फॉर्म होएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करते हैं ना वो यहाँ बना देते हैं. ठीक, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन बनाने के लिए हमेशा हमें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करके ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक, अब देखो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज का करते हैं. आप बेटर है एक्सरसाइज रीड करें क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है, कहता है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉक. एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रॉक को क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है. ठीक, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल टू ग्राउंड. और वो जो रोप है उसको हमने क्या कर रखा है, टाइटली स्ट्रेच, मतलब कि उसको हमने बांधा हुआ है कहाँ पे, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल. एक तो पोल है उसके टॉप पे, दूसरा सिरा कहाँ पे है, उसके ग्राउंड पे. ठीक, अब सपोज करो हमारे पास ए बी तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, जो पोल हो गया. ठीक है, अब जो रस्सी है, जो हमारे पास रोप है, उसका एक जो एंड है वो कहाँ बंधा हुआ है, टॉप के पोल के टॉप पे, मतलब ए पॉइंट पे. ठीक, और दूसरा जो एंड है वो कहाँ बंधा हुआ है, ग्राउंड पे, वो हमने क्या मान लिया, सी. क्लियर हुआ यहाँ तक. ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लेट ए बी बी द, ए बी का हमने क्या प्रपोज कर लिया, अपना पोल. ये आप जरूर लिखोगे. ठीक, और ए सी हमारे पास क्या है,
बी द रोप। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक। अब इसने क्या कहा है, देखो क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, जो लेंथ ऑफ रोप है वो कितनी है 20 मीटर, और रोप क्या है हमारे पास AC, तो हम कह सकते हैं AC इज इक्वल्स टू 20 मीटर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल मतलब AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतना क्लियर हो गया? AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ पोल, ये फाइंड करनी है। ठीक। इफ एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप, रोप एंगल बना रही है किसके साथ, विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब देखो रोप क्या थी AC, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल मतलब क्या है BC। जो हमारे पास जो ये रोप है ये ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है 30 डिग्री। बन गया डायग्राम? ठीक है। मेन यही है, स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ के हमें अपना डायग्राम फॉर्म करना है। फिर डायग्राम में हमने जो जो रिप्रेजेंटेशन दी है AB AC BC, इनको सब बताओगे कि AB क्या है, AC क्या है, BC क्या है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। BC ग्राउंड हो गया, AB क्या है हमारे पास पोल हो गया, और AC क्या हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ रोप। इतना क्लियर? ठीक। अच्छा, अब बात आती है हम सोल्व कैसे करेंगे। अब इसमें आपको सोल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो अपना रिलेशन लिख लो भाई, साइन कॉस टेन, यही था। ठीक है। मेनली इसमें साइन कॉस टेन ही अप्लाई करेंगे। ठीक। अब आप ये ध्यान दोगे कि हमारे एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन सी दो साइड की बात हो रही है। ठीक है। जैसे कि देखो एक तो हमारे पास गिवन क्या है AC गिवन है, तो 30 के लिए AC क्या है हाइपोटेन्यूज, तो एक तो किसकी बात हो रही है हाइपोटेन्यूज। ठीक। फाइंड क्या करना है हमें, हाइट ऑफ पोल, मतलब AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक। तो 30 के लिए AB क्या है परपेंडिकुलर, तो कौन कौन सी दो साइड की बात हुई परपेंडिकुलर की और हाइट की, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे साइन थीटा। क्लियर हुआ? अपने एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे कि कौन कौन सी दो साइड की रिक्वायरमेंट है। ठीक। तो हमने ले लिया इन ट्राइंगल ABC, ये आपको आइडेंटिफाई करना है हमें कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो कौन सी दो साइड की बात हो रही है। ठीक। तो हम कह सकते हैं यहाँ से साइन 30 इज इक्वल्स टू साइन किसके इक्वल P/H, परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, तो AB हमें फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू कितनी है 20, तो AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर। आ गई AB की वैल्यू, और AB की क्या था हमारे पास हाइट ऑफ पोल, बस लास्ट में आप लिख दो दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है A tree breaks due to storm and broken part bends so that top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree। पहले यहीं तक पढ़ो क्या बोला इसमें, कि हमारे पास एक ट्री था A B, हमने क्या सपोज कर लिया कंप्लीट एक ट्री है। ठीक। क्या हुआ ड्यू टू स्टॉर्म, ये जो ट्री है ये ब्रेक हो गया, आंधी आने की वजह से ये ब्रेक हो गया, और जो इसका ब्रोकन पार्ट है वो जमीन पे आके टच हो गया। ठीक। तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से ये ब्रेक हो गया C से। ठीक। C से ब्रेक हुआ तो जो ये वाला पार्ट था CA, ये कहाँ टच हो गया हमारा ग्राउंड पे, उसको हमने नाम दे दिया D। ठीक। जो ये पार्ट CA है ये ब्रेक होके ऐसे गिर गया। ठीक है। और क्या करा है इसने, टचेस ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और गिरने के बाद ग्राउंड के साथ, ग्राउंड मतलब B से लेके D को ज्वाइन कर दे। ठीक। कितना एंगल फॉर्म किया इसने 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, डिस्टेंस कहाँ से फुट ऑफ ट्री, फुट ऑफ ट्री क्या है हमारे पास B पॉइंट, टू वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, कहाँ तक जहाँ पे ट्री का जो टॉप है उसने ग्राउंड को टच किया है। ठीक। ट्री का टॉप क्या था A, अब वो टच हो गया गिर के ग्राउंड पे कहाँ टच हुआ है हमारे पास D पॉइंट पे। जो डिस्टेंस कहाँ से लेके कहाँ तक की बात कर रही है, B से लेके D तक के डिस्टेंस की बात कर रहा है, वो कितना गिवन है हमारे पास 8 मीटर। यही है। ठीक। कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ ट्री मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ AB। ठीक है। तो अब देखो सपोज कर ले, लिखना है यहाँ पे सब कुछ आपको कंप्लीट दी, तो क्वेश्चन हो गया देखो लेट AB बी द ट्री, जो हमारे पास एक्चुअली जो ट्री था वो क्या था हमारे पास कंप्लीट AB। ठीक। ब्रेक कहाँ से हुआ है, ये C पॉइंट से ब्रेक हुआ है, और C पॉइंट से ब्रेक होने के बाद जो ये AC वाला पार्ट है ये नीचे गिर गया ग्राउंड पे, और क्या फॉर्म हो गया CD। ठीक है। अंतर ब्रेक होके ये यहाँ से गिर चुका है, और ये फॉर्म हो गया CD। इतना क्लियर हुआ? ठीक।
अच्छा, अब ये बताओ, हमें लेंथ ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है, मतलब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब ये देखो, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो ए बी है ये कंप्लीट किसी ट्रायंगल में नहीं आ रहा। ठीक, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी लिखते हैं। अब ध्यान ये दो, ये बताओ, जो ये ए सी वाला पार्ट है यही तो नीचे झुक के क्या बना है, सी डी बना है, तो ए सी की जगह पे हम सी डी लिख सकते हैं। ठीक, सी डी प्लस बी सी, लेंथ ऑफ ट्री क्या हो गई हमारे पास, सी डी प्लस बी सी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब हमारा मेन एम क्या रह गया, एक तो हमें सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक अपने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल ट्री है तो वो सीधा ही खड़ा हुआ। ठीक, तो एंगल बी कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लें, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक, अब बी सी डी में देखो 30 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कौन कौन सी साइड की बात करनी है, एक तो बी सी की बात करनी है। ठीक, और हमें सी डी भी फाइंड आउट करना है। ठीक, गिवन क्या है, बी डी हमारे पास गिवन है, मतलब बात तीनों साइड की होगी। पहले दो साइड लेके चलते हैं, दो साइड में से एक साइड वो जो गिवन है, एक साइड वो जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो 30 के लिए पहले हम बी डी और बी सी लेते हैं। ठीक, बी सी 30 के लिए किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का, और बी डी किसका काम कर रही है, बेस का। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखो अपना रिलेशन लिख लेते हैं भाई, पहले अपना ये हो गया साइन कॉस टेन। 30 के लिए परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो क्या अप्लाई होएगा यहाँ पे, सबसे पहले टेन थीटा। ठीक, तो कितना हो गया ये, टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, बी सी, बेस कितना है हमारे पास, बी डी। यहाँ तक क्लियर हुआ। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, बी सी हमें फाइंड आउट करना है, बी डी इज 8, तो बी सी इज इक्वल्स टू 8/√3। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक वैल्यू आ गई। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी डी की। ठीक, अब सी डी हमें फाइंड आउट करना है बी डी की वैल्यू। ठीक, तो 30 के लिए बी डी क्या है, बेस है, और सी डी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या यूज होएगा यहाँ पे, बेस और हाइपोटेन्यूज। हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से इन ट्रायंगल बी सी बी, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बी डी, और हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास, सी डी। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब cos 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, √3/2, बी डी कितना है 8, सी डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास सी डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 16/√3। कितना क्लियर हुआ? ठीक है, सी डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 16/√3। ठीक, लेकिन हमें फाइंड आउट तो क्या करना था, कंप्लीट लेंथ, मतलब ए बी किसके इक्वल था, सी डी प्लस बी सी। अब सी डी की वैल्यू 16/√3, बी सी की वैल्यू 8/√3, तो ये कितना हो गया, 24/√3। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात है कि अपॉन में जो हमारे पास रूट्स नहीं होने चाहिए, क्या करते हैं इसको रेशनलाइज करें, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ये हो गया 24√3 डिवाइड बाय 3, कैंसिल, दैट विल बी 8√3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मेन यही है, आपको अपना क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट समझ के आपको डायग्राम फॉर्म करना है, बस फिर तो आगे इजी है। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन इन ए पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। मीन्स यहाँ पे जो स्लाइड वाली बात हो रही है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमारे जो पार्क में फिसल पट्टी होती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, and inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants a steep slide of height 3 meter which is inclined at an angle of 60 degree to the ground. What is the length of slide? अब देखो क्या कह रही है हमारे पास कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको पार्क में 2 स्लाइड लगानी है। ठीक, एक स्लाइड तो किसके लिए लगा रहा है, ये फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, और एक लगा रहा है हमारे पास फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए अलग स्लाइड लग रही है और बड़े बच्चों के लिए अलग स्लाइड लग रही है। ठीक, तो अब स्लाइड की जो शेप होती है, अगर आप पार्क में जाकर बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो यही शेप होती है स्लाइड की, यहाँ से हम चढ़ते हैं। ठीक, और ये हमारा फिसलने वाला जो पार्ट होता है वही है सेम। ठीक है, अब ये तो हमने सपोज कर लिया ये किसके लिए है, फॉर एल्डर, या इसको पहले हम सपोज कर लेते हैं फॉर यंगर चिल्ड्रन। ये किन के लिए है, जिनकी एज 5 years से कम। ठीक, 2 स्लाइड फॉर्म करी है, एक और स्लाइड वो किसके लिए बनाई है उसने, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। यहाँ तक सही हुआ? ठीक, अब पढ़ो अपना क्वेश्चन। कहता है शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड
whose top is at a height of 1.5 मीटर from the ground। जो हमारे पास स्लाइड है, ठीक, मैंने मान लिया कि ए बी वो स्लाइड हो गई, ठीक। इसका जो टॉप है, स्लाइड का टॉप मतलब ए, ठीक, उसकी ग्राउंड से हाइट, ग्राउंड मतलब ये बी सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्लाइड का टॉप की कहाँ से, ग्राउंड से हाइट मतलब ए सी की बात कर रहा है, वो कितना दे रखा है हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो ये स्लाइड है, स्लाइड मतलब ए बी जो है, ये ग्राउंड के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री। यही बनेगा डायग्राम, ठीक। आगे है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो स्लाइड बनेगी उसका जो उसकी जो हाइट है, कहाँ से, ग्राउंड से, हाइट मतलब हमेशा परपेंडिकुलर की बात करेगा। तो ये हमने मान लिया एम, ये हो गया एम एन, तो हमारे पास स्लाइड हो गई। इसकी हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर की बात करेगा, तो एम की हमारे पास डिस्टेंस कहाँ से, ग्राउंड से, ये कितना गिवन है हमारे पास 3 मीटर, इधर है, ठीक। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इंक्लाइंड कितने एंगल पे है, 60 डिग्री, इसको मैंने नाम दे दिया ओ, ठीक। हाइट बेटा जब भी बात करेगा, हाइट मतलब किसकी बात कर रहा है, वो परपेंडिकुलर की। कंफ्यूज नहीं होना कि हाइट ये ले या फिर ये ले, क्योंकि हाइट होती है हमेशा परपेंडिकुलर, तो हम इसकी बात कर रहे हैं हाइट, ठीक है। अब इसने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में लेंथ ऑफ स्लाइड। तो फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब किसकी बात कर रहा है, वो ए बी की, ये स्लाइड तो क्या है, ए बी है। सेकेंड केस में लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब किसकी बात कर रहा है, वो एम एन, ठीक। बस आगे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पार्ट हम कर देते हैं, एक आप खुद करो, ठीक। अब इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में एंगल कौन सा गिवन है, 30, ठीक। कौन कौन सी दो साइड की बात करनी है, एक तो जो गिवन है ए सी गिवन है, और जो हमें फाइंड आउट करनी है ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो 30 के लिए ए सी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हमें कौन कौन सी दो साइड की बात करनी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। तो क्या अप्लाई करेंगे, पी और एच, इसका मतलब वी हैव टू यूज साइन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब ए सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/2, ए सी इज 1.5, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। तो जो स्लाइड हम यंगर चिल्ड्रन के लिए यूज कर रहे थे, उसकी हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 3 मीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब बिल्कुल सेम काम हमें क्या करना है, स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक। इसमें फिर से वही देखो, अब एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक। इस एंगल के लिए कौन सी दो साइड की बात हो रही है, एक तो जो गिवन है 3 गिवन है, 3 क्या काम कर रही है यहाँ पे, परपेंडिकुलर का। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब एम एन, एम एन किसका काम कर रही है, हाइपोटेन्यूज का। तो यहाँ पे भी क्या अप्लाई होएगा, फिर से साइन थीटा पी अपॉन एच, उसको सॉल्व करके यू विल गेट योर आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एम एन, ठीक है। ये आप खुद करोगे, ठीक। अच्छा, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या है कि ग्राउंड से खड़े होके हम ऊपर देखेंगे, ठीक है। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। सबसे पहले तो हमने एक टावर फॉर्म कर दिया ए बी, ठीक। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होके एक पॉइंट पे जो हमारे पास टावर है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। मतलब यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। और एंगल फॉर्म करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहिए, वो हमने क्या कर दिया, बी से सी को ज्वाइन कर दिया, और ये क्या बन गया हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, विच इज 30 मीटर। अब जो हमारे पास पॉइंट है जहाँ से हम अपने टावर के टॉप को देख रहे हैं, वो क्या है 30 मीटर अवे है, कहाँ से, फ्रॉम फुट ऑफ टावर। वो टावर के फुट मतलब बी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, 30 मीटर। इसका मतलब ए सी की वैल्यू कितनी गिवन हो गई हमारे पास 30 मीटर, ठीक है। इस 30 डिग्री जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना गिवन है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक। दोबारा पढ़ो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। टॉप ऑफ ए टावर मतलब ए बी हमने क्या सपोज कर लिया, यहाँ पे टावर सपोज कर लिया, ठीक। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट हमने क्या मान लिया, सी बी द पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक। जो हमारे पास जो पॉइंट सी है वो क्या है 30 मीटर अवे है, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर मतलब बी से इस 30 डिग्री जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हमने की थी वो कितना गिवन है 30 डिग्री, ठीक। कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मतलब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब फिर से भाई ध्यान दो,
30 के लिए कौन कौन सी दो साइड की बात हो रही है? एक तो ए बी हमें फाइंड आउट करना है, गिवन क्या है बी सी, ए बी और बी सी इन दो की वैल्यू की बात होएगी, ठीक। तो 30 के लिए ए बी किसका काम कर रही है? परपेंडिकुलर, और बी सी किसका काम कर रही है? बेस। तो किसकी बात होएगी यहाँ पे? परपेंडिकुलर और बेस की। तो हम क्या यूज़ करेंगे अपना 10, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, और टावर है इसका मतलब ग्राउंड से बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, एंगल कितना बनेगा? राइट एंगल, क्योंकि हमें ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो हमेशा कौन सा ट्राइंगल लेके चलना है हमें? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, बेस क्या है? बी सी, ठीक। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 1/√3। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी कितना हो गया? 30। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू 30/√3। यहाँ तक क्लियर हुआ? ध्यान ये रखना कि डिवाइड में, फ्रैक्शन में, अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं? रैशनलाइज 30/√3 इंटू √3 इंटू √3, ये हो गया 30√3 अपॉन में 3। √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3। यू कैंसिल एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 10√3 मीटर, ठीक। और लास्ट में लिख के जुड़ाओगे ए बी इज इक्वल 10√3। ए बी क्या था हमारे पास? हाइट ऑफ टावर। दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर, ठीक है। मेन यही है, अपने स्टेटमेंट समझो, डायग्राम फॉर्म करो, फिर ये देखो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान रखना है किसकी बात हुई है यहाँ पे? हाइट की, इसका मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। एक काइट है, हम सपोज कर देते हैं दिस इज आवर काइट, ठीक। ये क्या है? 60 मीटर ग्राउंड से अबव फ्लाई कर रही है, हाइट गिवन है। तो इस काइट हमने मान लिया कि ए क्या है? पोजीशन ऑफ काइट, और बी क्या, ये हमारे पास बी सी क्या हो गया? हमारे पास ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है? 60 मीटर। यहाँ तो क्लियर हुआ? हाइट मतलब हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक। अच्छा, कह रहा है स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज टेम्पररी अटैच टू ग्राउंड। अब जो काइट है उसकी जो स्ट्रिंग है उसको हमने कुछ देर के लिए ग्राउंड से अटैच कर दिया, मान लिया हमने सी पॉइंट पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, मतलब ए सी, उसका ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन एंगल कितना दे रखा है हमारे पास? 60 डिग्री, ठीक। इधर फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अब पहले डायग्राम समझो। ए हमने क्या मान लिया? ए बी द पोजिशन ऑफ काइट। ए तो क्या हो गई? काइट की पोजीशन हो गई, ठीक है। ए बी क्या हो गया हमारे पास? हाइट ऑफ काइट, ठीक। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम 60 मीटर ये गिवन है या फिर ये गिवन है, ठीक है। बस आप माइंड में ये रखो, हाइट मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब परपेंडिकुलर मतलब ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 60, ठीक है। और ए सी हमारे पास क्या हो गया? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, सपोज दैट देयर इज नो इंक्लिनेशन इन द स्ट्रिंग, मतलब कि हमारे पास देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग में कोई भी गांठ वगैरह नहीं बंधी हुई है, बिल्कुल सीधी स्ट्रिंग है, ठीक है। सिंपली बता रखा है आपको। अब इस डायग्राम में आप फिर से ध्यान से देखोगे तो डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक। अब आप यही देखो 60 डिग्री के लिए कौन सी दो साइड की बात होगी? जो गिवन है, गिवन क्या है? ए बी। फाइंड क्या करना है? ए सी, ठीक। तो ए बी और ए सी इन दो साइड की बात हो गई। तो 60 के लिए ये तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो कौन सी दो साइड की बात होगी? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। क्लियर? ट्राइंगल कौन सा ले ले? इन ट्राइंगल ए बी सी। साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? ए बी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी, ठीक। अब साइन 60 कितना हो गया? √3/2। ए बी इज 60, ए सी एज इट इज। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 120 डिवाइड बाई √3। अब अपॉन में रूट आ गया तो इसको क्या करते हैं हम? रेशनलाइज। ये हो गया 120 √3 डिवाइड बाई 3, दैट विल बी 40√3 मीटर। दिस विल बी द लेंथ ऑफ, लिखोगे यहाँ पे कंप्लीट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द काइट, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन था, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेन यही है, डायग्राम फॉर्म करो और डायग्राम बनाने के बाद ये लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके डायग्राम में ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो भी साइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बस फिर आगे अपना ये देखो कि हमें एंगल के लिए कौन सी दो साइड की रिक्वायरमेंट है।
एक जिसकी वैल्यू गिवन है, एक जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर देखो कि साइन कोस टेन में से क्या अप्लाई हो सकता है, अप्लाई करो, गेट योर सॉल्यूशन।